हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस टॉपर बैच में। और टॉपर बैच हमने न्यूमेरिकल के लिए आज से स्टार्ट कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 के प्रति सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना, तो उन्हीं के लिए हमने एक टॉपर बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपकी पूरी न्यूमेरिकल को कंप्लीट कराने का वादा किया है। अब मात्र 3 दिनों का ये टॉपर बैच हमारा रहेगा, जिसमें हम सभी 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, सभी 2 नंबर, सभी 3 नंबर और सभी 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल को कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में पूरी किताब के सभी 2 नंबर वाले प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीरियस हो जाइएगा, क्लास 12 की स्टूडेंट सीरियस होकर स्टडी करना है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराएंगे, वही न्यूमेरिकल को बताएंगे जिस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सुन तो रहे हैं ना? ठीक है जी। एक और बात मैं कहूंगा कि फ्री क्लासेज ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए दोस्त कि वैल्यू आप ना करें। पूरी तरीके से हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो इसकी वे बात नहीं होगी कि वैल्यू हम ना करें। इसकी वैल्यू उतना ही आपको भी करना है, आपको भी दिखाना है कि फ्री की वैल्यू, फ्री में भी पढ़ाने पर वैल्यू मिलता है टीचरों को। ये आपका कर्तव्य है। चलिए कोई नहीं, मेरा जो कर्तव्य है यह मैं करता रहूंगा, निभाऊंगा जी। चलिए, तो यहां पे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं जानता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए कोई नहीं जी, हम कराते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हल लिखेंगे और उसके बाद आपको सभी प्रश्नों में ये लिखना है दिया गया है, दिया गया है। अब इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है उसको लिखना होता है। क्या देखना है? जो वैल्यू दिया है ना, जैसे ये वैल्यू है, यहां पे ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें सबसे पहले देखना है कि ये किसका वैल्यू दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो एक अनंत रेखीय आवेश 2.0 मीटर दूरी, मीटर यहां पे मात्रक पर ध्यान देना है। मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। तो इसका मतलब ये दूरी का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पे दूरी। तो दूरी का वैल्यू क्या दिया है? 2 मीटर। तो हम लिख देंगे 2 मीटर। चलिए, मीटर हिंदी में ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है 2 मीटर, फिर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो ये हमारा दूसरा जो वैल्यू है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B का जो वैल्यू होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं। तो E का जो वैल्यू होता है वो कितना दिया गया है? 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमें कहा गया रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अब रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। हमारे पास R और E का मान है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जब गॉस के प्रमेय का जब अनुप्रयोग आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने रेखीय आवेश घनत्व के लिए एक फॉर्मूला बताया था। जो हमने क्या बताया था वो हम जानते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से। मतलब हम ये लिख देंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से क्या जानते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला जानते हैं जो होता है E = 1/4πε0 2λ/r। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से ये हम फॉर्मूला जानते हैं E = 1/4πε0 2λ/r। जब आप बेलनाकार आप पढ़ेंगे ना, इस तरीके से हमने बताया है, अगर आपको याद होगा तो अभी डेरिवेशन हमने कराया था गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो जब बेलनाकार मतलब अनंत लंबाई के चालक तार में किसी बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो वहां पे ये हमने फॉर्मूला प्रूफ कराया है। अब इस फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे।
चलिए देखिए कैसे हम करते हैं। अभी हम बताएंगे क्यों हमने यही फॉर्मूला का उपयोग किया जी। ये अक्सर स्टूडेंटों को डाउट रहता है कि सर आपने यही फॉर्मूला क्यों किया। तो देख लीजिए, मैं बता भी दे रहा हूं क्यों किए। क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले में हमें आर का मान दिया हुआ है, फिर इसमें लेमडा का भी मान। देखिए हमें क्या कहा है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, इसी लेमडा का मान हमें याद करना है, और ई का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है। तो मान रखेंगे तो निकल जाएगा ना, यही तो आपको भी सोचना है, यही तो आपको भी सोचना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ई इक्वल टू यहाँ पे ई का मान कितना दिया है जी, मैं मान रखता हूं। ई का मान है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 दिया है। तो ये हमने लिख दिया। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये है। फिर से यहाँ पर 2 लेमडा बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का भी वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है 2 मीटर, तो ये हम लिख देंगे 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आता है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाता है, और ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाता है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ओनली लेमडा बचा, तो लेमडा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये देखिए, ये लेमडा इक्वल टू, ये इधर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा इसमें, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसमें भाग दे देगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये भाग दे दिया। अब देखिए अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको भाग देते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, हम ये कह सकते हैं कि एक बार में ये चला जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 4.5 2 बार में ये 9 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, मतलब इसको इस कलर से ही मैं लिख देता हूँ, ये 1/2 आ गया। ऊपर क्या होगा 10 टू द पावर 4, और नीचे क्या बच जाएगा 10 टू द पावर 9। अब ये 10 टू द पावर 9 को हम ऊपर ले चले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 1/2 है, और ये 10 टू द पावर 4, और ये 10 टू द पावर 9 ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में 9 हो जाएगा। उसके बाद अभी क्या हो जाता है लेमडा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 1/2। और ये देखिए -9 में से 4 चला गया तो -5 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -5। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कह दीजिए, या आप इसको क्या कर सकते हैं, या लेमडा इक्वल टू क्या कर सकते हैं 10 टू द पावर -5/2 भी कह सकते हैं। तो 10 टू द पावर -5/2 ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो आपको इनमें से बेटर लगे वो आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखना है। इसका मात्रक याद रखेंगे, कूलाम प्रति मीटर होता है, तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो हमने स्टार्ट किया है दोस्त, अभी तो बिल्कुल हम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, अभी चलेंगे एक एक करके। मैं आपको बता दूं, अरे भैया हम 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरी किताब से देखने वाले हैं। आपको केवल सब्र रखना है, 2 से ढाई घंटे की ये क्लासेस भी हो सकती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो ध्यान से रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, फिर से यार कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व का मान इतना दिया है कूलाम प्रति मीटर, फिर तार से 2 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखिए सेम ही है, उसी टाइप का है। अब आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है, मैं यहाँ पे फिर लिख रहा हूं हल। आपको हमने क्या कहा था, जो वैल्यू है पहले उसका मान रखना है। तो रेखीय आवेश घनत्व इतना कूलाम प्रति मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर अभी न बताया, रेखीय आवेश घनत्व का मान होता है, तो हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा का जो मान है वो 10 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम प्रति मीटर, ये हो गया।
फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा तार से 2 सेमी दूरी पर, मतलब यहाँ पे तार की दूरी यहाँ पे दूरी का मान दिया है, मतलब आर का मान वो कितना दिया है 2 सेमी, और 2 सेंटीमीटर को वो मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 10⁻⁻2 से गुणा करा देंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने को कह रहा है। चूंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला, हम क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2 λ/r। बताइए बाबू, ये आप जानते हैं कि नहीं फॉर्मूला? मैं आपसे ही कह रहा हूं, ये अभी ना हमने फॉर्मूला कराया जी, ये अभी तो हमने फॉर्मूला कराया, ये फॉर्मूला आप जानते नहीं है, E 1/4πε0 2 λ/r। देखिए यहाँ पे लेमडा का मान दिया है, आर का मान दिया है, और ई का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमसे गणना करने को कह रहा है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं? अब बताइए, आप कर नहीं देंगे? कर देंगे बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन घुमाने टाइप से है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत घुमाकर आपसे पूछेगा, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है बाबू, फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो हम बेसिक लेबर से लेकर चल रहे हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी ध्यान पूर्वक समझेंगे। अगर मैं इसका वैल्यू रखूं, देखिए ई का तो वैल्यू हमें ज्ञात करना है, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ये बात आप जानते ही हैं। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 हमने लिख दिया, और लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू है 10 × 10⁻, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 के पावर 1 है, और ये 10⁻⁻8, -8 में से 1 चला जाएगा तो -7 बचेगा, तो ये डायरेक्ट -7 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आर का मान यहाँ पे क्या दिया है, आर का मान है 2 × 10⁻2 है, तो ये हमने इतना लिख दिए, ठीक है? अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद ये 9 × 10⁻9, और ये 10⁻⁻7, और ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है ना? अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 और 2, ये प्लस प्लस पहले जोड़ रहे हैं, तो 9 2 11, तो ये 10⁻11 हो जाएगा, ये 10⁻⁻7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 हो जाएगा, 11 में से 7 चला गया तो ये 4 बचेगा, 10⁻⁻4। तो ये हमारा बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, E = F/Q, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा इतना वैल्यू 9 × 10⁻4, और न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है, तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से यह समझ में आ गई होंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसी टाइप के हम क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया कि यहाँ पे हमारा कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग 7 है, यहाँ पे 14, तो इन नाइट्रोजन 7 और ये 14 है, नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना कीजिए। मतलब हमारा इतना दे दिया है, इसमें हमें गणना करना है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या होता है। देखिए नीचे वाला का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान हमें पता चल गया 7 है। अब हमसे कह रहा है कि कूलाम में आवेशों की गणना करना है, मतलब Q की गणना करना है। तो चूंकि हम जानते हैं आवेशों के क्वांटमीकरण से अगर आप ये पढ़ेंगे टॉपिक, तो आवेशों के क्वांटमीकरण से हम एक फॉर्मूला जानते हैं, Q = N × E होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूले पर अगर हम रखते हैं मान, आवेश का मान हमें ज्ञात करना है, N का मान दे दिया है 7, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 ×
-19 ये होता है ना, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये Q का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 छक 42 के 2 हासिल 4 7 4 11 11.2 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 11.2 इंटू 10 टू द पावर -19 और ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो देख लीजिए बाबू, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें आवेश की गणना करने को कहा था, आवेशों के क्वांटमीकरण से हमें ये फॉर्मूला पता था, हमने इस फॉर्मूले पे केवल मान रखा तो ये हमारा निकल गया। अब आवेश की गणना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ऐसे ही आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। और 4th नंबर, ये मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं ये आपका सदिशीय रूप में दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं 2 नंबर में। तो चलिए इस टाइप का भी हम देख लेते हैं। देखिए कह रहा है क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र में सदिश विद्युत क्षेत्र का मान इतना हमें दे दिया है वोल्ट प्रति मीटर के एक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर जो क्षेत्रफल है वो A = 8 मीटर स्क्वायर से गुजरने पर वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलिए ये हमारा जो दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हल, ठीक है। यहाँ पे हमारा हल लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र सदिश का मान E का मान दे दिया है, वो क्या दे दिया है, 3J - 4K, ठीक है ना। ये हमारा मान दे दिया गया है। और दूसरा हमारा यहाँ पे एक दे दिया है पृष्ठों का क्षेत्रफल, दूसरा हमारा दे दिया है पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पृष्ठ का क्षेत्रफल A का मान जो दे दिया है, पृष्ठ का क्षेत्रफल A का मान दे दिया है वो 8J दे दिया है, इतना दे दिया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करने को कह रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स ∅ क्या होता है, सदिश E × A होता है, ये हमारा होता है सदिश A × E होता है। अब इस फॉर्मूले पे सीधा हम रखेंगे और हमारा निकल जाएगा जी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे ही हम रखते हैं तो देखिए निकल जाएगा। अगर हम रख के दिखा दें तो ये वैद्युत फ्लक्स देखिए ∅ E का मान यहाँ पे दिया है 3J - 4K इंटू क्या है, यहाँ पे A का जो है A का मान है 8J। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो J का मान यहाँ पे है, जहाँ पे J का मान है, K का मान नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, साफ ही मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट इसको छोड़ ही दीजिएगा। J का मान है तो इसको हम दोनों को लेंगे। तो ये हमारा ∅ ये 3J है इंटू ये क्या हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, 8J हो जाएगा, 8J। अब इन दोनों का क्या करेंगे आप, इन दोनों का गुणा करा लीजिए। तो 8 तरीका क्या हो जाएगा, 8 16 तरीका 24 हो जाएगा। तो ये हमारा 24 हो गया और J इंटू J हो जाएगा। और जब J इंटू J होता है ना, तो J इंटू J याद रखेंगे ये होता है हमारा 1। तो 1 का अगर गुणा हो जाएगा तो ये फाई का वैल्यू आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा जी, 24 आ जाएगा। तो ये 24 हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है, तो वोल्ट इंटू मीटर हमने लिख दिया। ये हमने शॉर्ट में आपको करके बताए हैं, अदरवाइज इन सभी का एक रूल होता है। देखिए J है इंटू J होगा तो इसका मान भी 1 होगा, K इंटू K होगा, K इंटू K होगा तो इसका मान 1, और JK, और अगर मान लेते हैं I होगा इंटू I अगर होता है तब भी इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू याद रखेंगे। अगर मान लेते हैं सपोज डेट J है, एक K है, J K गुणा होगा तो वो 0 होता है। अगर अलग अलग कोई भी रहेंगे तो गुणा होंगे तो 0 हो जाएगा।
इसलिए हमने इन दोनों का गुणा नहीं कराए हैं, क्योंकि इसका गुणा पहले इसमें फिर इसका गुणा इसमें होता तो जे कैप इंटू के कैप आता तो वो 0 ही हो जाता। इसलिए हम इसको साफ ही छोड़ दिए हैं, इन दोनों का ही केवल गुणा कराए हैं। तो डायरेक्ट भी आप करा सकते हैं, ये बुद्धि ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। क्लास 12th में आ चुके हैं ना स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5th नंबर, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन की ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, हम करेंगे ऊर्जा में परिवर्तन। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हमने हल लिख दिया। और 10 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, तो यहाँ पे संधारित्र का मान दिया है, संधारित्र की धारिता का मान, ये माइक्रोफैरेड धारिता का मान होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू दिया है धारिता C का वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड। और इसको अगर हम फैरेड में चेंज करते हैं तो 3 × 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। तो ये फैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करा देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू 100 से 200 वोल्ट कर देने पर, देखिए यहाँ पे दो विभवांतर, एक 100 वोल्ट है और 100 से फिर 200 वोल्ट हुआ है। तो विभवांतर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, विभवांतर दो है, एक V1 का मान है 100 वोल्ट और एक हमारा V2 का भी मान है जो है 200 वोल्ट। ठीक है ना, तो एक V1 का मान है, एक V2 का मान है। तो ये हमारा हो गया। कर देने पर ऊर्जा में परिवर्तन, उसकी ऊर्जा, देखिए उसकी मतलब क्या, संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तब हम एक बात जानते हैं, संधारित्र की ऊर्जा, और संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV²। ये आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, हाफ CV² होता है। अगर हम इस पर सॉल्व करें तो U इक्वल टू क्या हो जाता है, U इक्वल टू हाफ हो गया। C का मान, यहाँ पे C का मान कितना दिया है, 10 × 10⁻6। अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस में 6 है, ये प्लस में 1 है। अगर हम इन दोनों का क्लियर करते हैं तो ये 10⁻5 ही तो आ जाएगा, -5, 10⁻⁻5 फैरेड हो जाएगा, क्योंकि एक घट जाएगा इसमें से। तो 10⁻5 आ रहा है ना, तो ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं C का मान 10⁻⁻5। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझने का अपने ऊपर है। फिर C, अब यहाँ पे हमारा आ गया V² का मान। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे V² का मान आ गया, तो हम क्या करते हैं, अंतिम माइनस क्या करते हैं, प्रारंभिक कर देते हैं। अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को हम घटा देते हैं तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब जैसे ही हम कर लेते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दिए, देखिए CV² है ना, तो स्क्वायर हम कर देते हैं। स्क्वायर का मतलब अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पे हाफ है और ये हमारा 10⁻5 और ये V2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो V2 का स्क्वायर, V2 का मान क्या है जी 200, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि 200 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये 10⁻⁻5 हो गया और ये 200 का ये 40,000 हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 40,000 में से 10,000 घट गया तो कितना आ जाएगा, ये हाफ और ये 10⁻5 और 40,000 में से 10,000 घट जाएगा तो ये 30,000 आ जाएगा। 30,000 आ गया ना। अब 30,000 को देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए ये हाफ हो गया, ये 10⁻5 और इसको 3 और कितना जीरो, 4 जीरो है ना,
तो 3 × 10⁴ ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो ऐसे 3 × 10⁴ हम लिख सकते हैं, इसको 30,000 को इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो वो हमने लिख दिए। अब इससे क्या होता है, 3 1 में गुणा हो जाएगा तो 3 एकम में 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब -5 में से 4 चला गया तो ये 10⁻⁻1 हो गया, यही ना होगा जी। अब ये हमारा यहीं पे हम कह सकते हैं इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। यही हमारा इतना ही आंसर कह सकते हैं जूल में, या आप इसको दशमलव में भी अब इसको ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसको दशमलव में भी उत्तर लिख सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला हमारा आता है यहाँ पे हमारा 6th नंबर, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 मतलब 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकतम होगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझे तो कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलाम का धनात्मक आवेश है, तो बताइए कि इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकतम होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमें ये बताना है, देख लीजिए अगर ध्यान से आप समझ रहे होंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। तो एक चालक पर इतना कूलाम आवेश, मतलब यहाँ पे आवेश का मान दिया गया है, आवेश Q का जो मान दिया गया है वो 2.4 × 10⁻18 कूलाम, ये हमारा मान दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकतम, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम ये बात जानते हैं कि आवेशों के क्वांटमीकरण से हम क्या जानते हैं जी। तो आवेशों के क्वांटमीकरण से हम जानते हैं Q = क्या हो जाता है, N × E हो जाता है, ये होता है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारा हो जाएगा Q, ये आवेशों का क्वांटमीकरण। यहाँ पे N का ही मान हमें निकालना है, तो N का मान तो E इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा Q में, तो Q/E हो जाएगा, ठीक है ना, Q/E हो गया। अब इसका वैल्यू हम इधर रख लेते हैं, तो यहाँ पे N का वैल्यू निकाले Q, आवेश का वैल्यू दिया है, आवेश का वैल्यू 2.4 × 10⁻18 कूलाम दिया है। तो ये कूलाम को हटाते हैं जी। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 ये होता है, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हम देखें तो अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये 1 बार 8 दूना 16 और 8 तरीका 24, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 0.8 से अगर भाग देते हैं तो 2 बार में ये 16 कटेगा, 2 बार में ये 24, 0.2 ही है, ठीक है ना। भाग देकर भी देख सकते हैं, वैसे ये सब गुणा भाग बेसिक मैथ में ये पता होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा समझिएगा, ये 10⁻−18 है, और ये 10⁻−19 ऊपर चला जाएगा तो ये ओनली 19 हो जाएगा। तो अब n = क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और 19 में से 18 चला गया तो ये 10⁻1 लिखें, या 1 का कोई रहने का मतलब नहीं है। अब ये 30 हो जाएगा, 10 में गुणा 10 × 30 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, और इसका 15 हो गया। तो 15 हमारे क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है मान, ठीक है ना। तो 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा मान आ गया है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए जी,
तो ये बात आप याद रखेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए, आप ही सोचिए, मान लेते हैं ये कोई आवेश, कोई पदार्थ है। अब ये पदार्थ है, आप जानते हैं इतनी बात कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को देता है तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो अगर इस पर 15 इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं सपोज डेट ये 15 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देगा तो इसका मतलब यहाँ पे धनात्मक मान आएगा। तो देखिए धनात्मक वैल्यू आया है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 15 पर प्लस है ना, तो इसका मतलब प्लस आया है वैल्यू, इसका मतलब धनात्मक, मतलब इलेक्ट्रॉन को दिया है। और जब देगा तो इसके में कमी होगी कि नहीं होगी जी, भले ही हमारे पास पैसे बहुत है बट हम किसी को दे देंगे तो हमारे पास पैसे की कमी होगी ना। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की हम कह सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ये बात आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट हम बिल्कुल भी मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल भी हम देरी नहीं करेंगे, फटाफट हम एक एक क्लासेस को चलाते हुए लेते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या बात है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, ठीक है ना, 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है। तो यहाँ पे अब हल हम करते हैं, तो 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र, फैरेड किसका मात्रक होता है, धारिता का। तो यहाँ पे ये हमारा किसका वैल्यू दिया गया है, धारिता, C का वैल्यू दिया गया है, कितना, 10 पिकोफैरेड। अब 10 पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 में 10 टू द पावर -12 से हम गुणा करा देते हैं, तो ये 10 पिकोफैरेड ये हमारा हो जाएगा इतना वैल्यू, ठीक है। या इसी को अगर हम चाहें तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 में से 1 चला गया तो 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -11 फैराडे। तो ये हमारा C का सबसे पहले वैल्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 वोल्ट मतलब विभव V का जो मान दिया है वो 50 वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो V का मान हो गया। तो संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, तो अब यहाँ पे लिखेंगे तब संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हम ज्ञात करेंगे, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV² होता है। तो ये बात हम फॉर्मूला जानते हैं। अब बताइए इस फॉर्मूले पर रखेंगे कि नहीं, सब एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बस आपको समझना है। अब देखिए अगर मान हम रख लेते हैं तो U इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और C का मान देखिए, C का मान 10 टू द पावर 11 है, तो या 10 टू द पावर -11 रख देते हैं। अब V का मान देख लीजिए, V का मान 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, तो 50 गुणे 50 ही लिख देते हैं, स्क्वायर का मतलब वही 2 बार हो गया। अब ये हमारा हाफ हो जाएगा 10 टू द पावर -11, और ये 25 हो जाएगा, और गुणे 10 टू द पावर -2 नहीं 2 लिख सकते हैं, हो सकता है कि नहीं जी। अरे भैया 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 कहें या 10, और फिर से 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब ये 5 गुणा हो गया तो 25 हो गया, और ये 1 10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 10 टू द पावर 2, तो वही 25 गुणे 10 के पावर 2 लिख दिए हैं। अब देखिए ये 25 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, और 11 में से 2 चला गया तो 10 टू द पावर -9 हो गया, हो ही जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो 2 बार में भाग देंगे तो 12.5 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। इतना इजी वे में क्वेश्चन है ये सभी चीजें कि आपको कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझते हुए चलिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, 1 फैराडे वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 फैराडे, यहां पे अगर मैं हल लिखूं
अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 फैराडे, मतलब यहां पे धारिता का मान C का मान दे दिया है 1 फैराडे। ठीक है, गलत तो नहीं हूं। उसके बाद कह रहा है कि गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आप कोई नहीं ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि गोलीय, एक हम फॉर्मूला जानते हैं, गोलीय चालक की धारिता। आपको याद होगा गोलीय चालक की धारिता के लिए हम फॉर्मूला बताए थे C=4πε0 × R। ये हमने फॉर्मूला बताया था, याद होगा। तो मैं आपको, अब पढ़ रहे होंगे सीरियस तो आपको पता ही होगा। तो ये हमने फॉर्मूला बताया था, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारा C हो जाएगा। और ये 4πε0, एक बात आप याद रखेंगे, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, अगर हम इसको पलटते हैं, अगर केवल इसको पलट देते हैं तो 4πε0 हो जाएगा, बटे 1 का तो नीचे कोई मतलब नहीं होता है। तो 4πε0 का वैल्यू इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 × 10⁹ हो जाएगा। तो मतलब इसका वैल्यू 4πε0 का वैल्यू कितना आ गया 1/9 × 10⁹। तो ये हम लिख देंगे 1/9 × 10⁹ हो गया। आर का वैल्यू, इस R का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। इस C का वैल्यू होता है 1, तो एक काम कर लेते हैं, इस C का वैल्यू हम लिख देते हैं 1 हम रख दिए। ठीक है ना, अब देख लीजिए, अगर हम इसको करें तो देखिए ये इधर R गुणा में है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, एक काम कर लेते हैं, ये 9 × 10⁹ इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा लेगा, तो गुणा कराएगा तो ये R का जो वैल्यू निकल गया वो 9 × 10⁹ हो जाएगा। 9 × 10⁹ इधर आएगा तो गुणा करा लेगा 1 में, तो इतना हो जाएगा। तो ये हमारा चुपचाप कहे ना, तो R का मान इतना मीटर हो जाएगा। 9 × 10⁹, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए स्क्रीनशॉट सभी का लेते हुए चलिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पर अक्सर स्टूडेंटों को देखना को मिलता है कि ये छोटी छोटी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, और ये दुख की बात है। मैं आपको यहाँ पर वो हम करा रहे हैं, इसलिए हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए हमने ये टॉपर बैच स्टार्ट किया हुआ है कि 3 दिन अगर रगड़ के आप मेहनत करते हैं, अगर पूरी जी जान लगाकर मेहनत करते हैं न्यूमेरिकल पर, तो ये जो 20 से 25 नंबर के आपके जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, ये कहीं नहीं जाएंगे दोस्त। ये 20 से 25 नंबर आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि देख लीजिए दोस्त, कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, अब मात्र 2 घंटे में पूरी अगर फिजिक्स कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये सब गलत बात है। वैसी वीडियो आप देखी भी नहीं, मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि 15 मिनट की या आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो रही है, तो वैसे वीडियो को प्रेफर मैं नहीं करूंगा। आप सभी को वो वीडियो को बाइकआउट कर देना, नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइप की वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखे हैं। कहना तो नहीं चाहिए दोस्त, बट मतलब क्या ही हम कहें। चलिए वैल्यूएबल कंटेंट तो है, ठीक है, आप मतलब मान लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बाबू बात को समझिएगा, आपके पूरी फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, एक चैप्टर में मान लेते हैं 20 टॉपिक है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर 15 मतलब वही हम कह सकते हैं कि 280 लगभग मैं कह सकता हूं कि 300 टॉपिक, मतलब पूरे फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो 300 टॉपिक है। हम इसमें से कहते हैं कि बाबू आपको कम से कम 70 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। 70 मतलब सिंपल सा हम ये कहें तो इसका मतलब हम ये क्या कह रहे हैं कि लगभग 30 से 40% हम इसका कह रहे हैं कि आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंट। अब कोई आ रहे हैं टीचर भैया कोई आए, अब वो कह दिए 300 टॉपिक है ना, इसमें मात्र ये 15 से 20 टॉपिक तैयार कर लो और यही आएंगे पेपर में, तो ये झूठ, सरासर झूठ है भैया। 15 से 20 क्वेश्चन तो पेपर में ही आते हैं, तो 15 से 20 वो बता दिए वही आ जाएगा क्या? ऐसा कर भी रहे हैं तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ऐसे टीचरों को ऐसा भ्रमित नहीं किया जाता है व्यूज के चक्कर में। अरे मेहनत कीजिए, आप भी मेहनत करना सिखाइए स्टूडेंटों को। वास्तविकता तो यही है ना,
तो मैं दिल से यही कहूंगा कि दोस्त मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तभी जाकर पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, आने वाले जब पेपर कंप्लीट होगा, पेपर दे के आएंगे, तब भी मैं यही कहूंगा कि हमने आपसे कहा था कि मेहनत कर लो, आपने नहीं किए, तो ये आपकी गलती होगी दोस्त। अब मैं दिल से ये दुआ करूंगा भी, प्रार्थना भी करूंगा कि आप सभी मेहनत करेंगे वास्तव में। अब मेहनत करके आप पेपर से आएंगे, पेपर देकर तो दिल से बहुत ही खुश मिजाज आएंगे और आप हमसे बताएंगे भी सर पेपर बहुत अच्छा गया। तो ऐसा बात है जी, ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा मेहनत कीजिएगा, मेहनत पर भरोसा कीजिएगा। यहाँ पे दिए गए परिपथ में दो संधारित्रों की संचित आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर ये एक फिगर दिया गया है, मैं इस फिगर को बताना चाहूंगा, ठीक है। इस फिगर को ये मैं बुक से बना दे रहा हूँ और ये हमारा पेपर में मॉडल पेपर है, इसमें पूछा गया है। तो इसको हम कैसे बनाएं, ठीक है, ठीक है। ठीक, तुमसे मिलना, बात करना, अच्छा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना, उससे बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे हमारा दो, सबसे पहले तो संधारित्र वाले प्लेट लग जाएंगे, दो ये हमारे संधारित्र के प्लेट लग गए, समांतर प्लेट। यहाँ पे एक प्रतिरोध हमारा लग जाएगा, ये हमारा दूसरा एक प्रतिरोध लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा बाह्य प्रतिरोध लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक सेल लग गया, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। इसका वैल्यू याद रखेंगे, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये हमारा 1 ओम है। इसका वैल्यू है E 20 वोल्ट है। इसका वैल्यू है 4 और 6, 4 माइक्रोफैरेड, और ये क्या है 6 माइक्रोफैरेड। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हमसे कहा गया है, यहाँ पे ये हमारा वैल्यू है जी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, अब ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए परिपथ में दो संधारित्रों की संचित आवेश की गणना कीजिए। ये दो संधारित्र है, इनके बीच संचित आवेश कितना है, इसमें कितना आवेश है उपस्थित है, वो हमें गणना करना है, मतलब Q का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे हल में, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि अस्थायी अवस्था में इसमें कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे। अस्थायी अवस्था में परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करेंगे, तो हम यही लिखेंगे अस्थायी अवस्था में परिपथ, अस्थायी अवस्था में परिपथ में धारा, परिपथ में विद्युत धारा। तो अस्थायी अवस्था में परिपथ में विद्युत धारा का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है जी फॉर्मूला, वो होता है हमारा I = E R+R, ये हमारा होता है जी। अस्थायी अवस्था में ये हमारा परिपथ में विद्युत धारा का ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा बात को आप समझें, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये I का मान, ये I हो गया, ठीक है। ये E का मान, E क्या है विद्युत वाहक बल, इसका मान है 20 वोल्ट, तो ये हम 20 लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। R जो है ना, ये हमारा प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या है, दो प्रतिरोध है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम और 5 ओम, तो ये हमारा R का वैल्यू हो गया प्लस स्मॉल r मतलब बाह्य प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध क्या है 1 ओम है, तो इसको भी हम जोड़ देंगे। ये हमारा आंतरिक मतलब अंदर वाला प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का वैल्यू है, और ये बाह्य प्रतिरोध है, इसको याद रखिएगा। अब ये I = क्या हो जाएगा, ये 20 हो गया और नीचे 10 हो गया, इसका मतलब 10 दूना 20, तो मतलब 2 एम्पियर, 10 दूना 20, 2 एम्पियर। I का मान जो आ गया है 2 एम्पियर आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया है, सबसे पहले हमने ज्ञात किया कि अस्थायी अवस्था में,
अस्थायी अवस्था में परिपथ में विद्युत धारा का मान हमने ज्ञात किया है। ठीक है, अब जैसे ही अस्थायी अवस्था में विद्युत धारा का मान ज्ञात हो गया, तब हम ये ज्ञात करेंगे कि बिंदु ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध, कुल जो विद्युत वाहक बल मतलब विभवांतर कितना होगा, मतलब ए और बी इन दोनों सिरों के बीच, इन दोनों के बीच कुल विभवांतर कितना होगा। तो हम ये लिखेंगे कि बिंदु ए व बी के बीच कुल विभवांतर कितना होगा। तो कुल विभवांतर का हम फॉर्मूला जानते हैं, V = I × R होता है। अरे भैया प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ेंगे V/I, और यही हमें V का मान ज्ञात करना था, तो ये I को हमने इधर भेज दिया, R में गुणा करा देगा, तो वही R × I कहें या I × R कहें, तो ये ओम के नियम प्रतिरोध से ही ये फॉर्मूला आया है। तो ये हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा V का मान हमें ज्ञात करना है। I का मान देखिए, I का मान 2 एम्पीयर हमने निकाला हुआ है। इसीलिए हमने क्यों ज्ञात किया, क्योंकि हमें A और B के बीच विभवांतर V का मान निकालना था। हम जानते थे I का मान हमें जरूरी पड़ेगा, इसलिए पहले I का ही मान ज्ञात कर लिए। तो I का मान 2 लिख दिए, R हमने कहा ना ये दोनों है जी हमारे, तो ये 4 और +5 ये हमारे हो जाएंगे। और ये हमारे कितने हो जाएंगे, ये 2 और 5 2 9 हो जाएगा। तो ये हमारा V का जो मान आ गया वो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 वोल्ट। ठीक है, 18 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये हमारा 18 वोल्ट आया सबसे पहले कि A और B के बीच कुल विभवांतर कितना है, ये हमारा आ गया। जैसे ही हमारा विभवांतर का मान हमारा ज्ञात हो गया ना, तो अब हम ज्ञात करेंगे कि ये हमारे जो A और B के बीच कुल धारिता कितनी होगी। तो अब हमारा तीसरा ये काम रहेगा कि A व B के बीच तुल्य धारिता, A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है C = C1 × C2/C1 + C2, ये हमारा होता है। अब इसको मान लेते हैं हम C1 और इसको मान लेते हैं C2। ठीक है, तो C1 और C2 ये हमारा फॉर्मूला है जी, A1 और B1 के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए। क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सॉल्व करके यहीं पे मैं चाहता हूँ कि इसको सॉल्व मैं करूँ। तो ये C = C1 का मान कितना है, 4 है, और C2 का मान कितना है, 6 है, और C1 + C2 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आता है, 6 × 12 = 36, 18 6 चौको 24 आता है, और ये 6 4 10 हो जाएगा। और इसको अब अगर भाग देते हैं तो 10 दूना 20 और 10 चौको 40, मतलब 2.4 आ जाएगा। 2.4 ये फैराडे, ये हमारा क्या हो जाएगा, धारिता C का वैल्यू हो जाएगा। अब आप देख लीजिए हमें क्या ज्ञात करना था कि A और B ये दोनों संधारित्रों के बीच कुल आवेश कितना होगा, कुल संचित आवेश। अब संचित आवेश का हम फॉर्मूला जानते थे कि आवेश Q = C × V, मतलब हम धारिता का एक फॉर्मूला जानते हैं, धारिता का फॉर्मूला जानते हैं, धारिता C = Q/V होता है, यही ना हम जानते थे जी। हमें यहाँ पे पता था कि Q का मान, देखिए हमें Q का मान चाहिए, तो Q का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले C का मान और V का मान पता होने चाहिए। तो देखिए C का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिए ना, अब V का मान यहाँ पे हमने देखिए V का मान यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। अब दोनों का मान जब ज्ञात हो गया तो मान रखेंगे तो निकल जाएगा ना, तो यही इसीलिए हमने यहाँ पे V C का मान क्यों ज्ञात किए, इसीलिए ज्ञात किए। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तब संचित आवेश, असंचित आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो Q = C × क्या होता है, C × क्या होता है, V होता है। और यहाँ पे C का मान कितना है, C का मान है 2.4, अब V का मान है 18। अब इसको अगर हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 18 दूना 36, तो ये हमारा आ जाएगा
43.2 कूलाम, माइक्रो कूलाम वैसे होगा क्योंकि माइक्रो फैरेड में लिए थे ना, माइक्रो कूलाम। 43.2 माइक्रो कूलाम ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर माइक्रो कूलाम क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो माइक्रो फैरेड में धारिता का मान दिया हुआ था तो हमने केवल 4 माइक्रो फैरेड को नहीं लिए, माइक्रो को नहीं लिए थे, मान नहीं वैल्यू किए थे, तो इसीलिए माइक्रो फैरेड में ये वैल्यू आएगा। समझ रहे हैं ना बाबू। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी हाँ जी, चलिए फटाफट हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 10th नंबर। 200 वोल्ट के एक विभव, 200 वोल्ट के एक विभव, 200 वोल्ट के एक विभव में स्थित कि एक बिंदु पर 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक के आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, तो उस कण पर आवेश कितना होगा। देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, सभी को हम लिखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे 200 वोल्ट दिया है, एक विभव है और एक बिंदु पर 250 वोल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी बात अगर देखेंगे तो गतिज ऊर्जा में इतने जूल की कमी होती है, मतलब ऊर्जा का मान दे दिया है, देख रहे हैं ना, गति ऊर्जा का मान 10 जूल दे दिया है और आवेश का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहली बात, तो चलिए हम लिखते हैं दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है, विभव, विभव V का जो मान, V1 का मान जो दिया गया है 200 वोल्ट, अब V2 का मान दिया गया है वो 250 वोल्ट, ठीक है ना। V1 और V2 का मान हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि इतने ऊर्जा की कमी होगी। अब यहाँ पे ऊर्जा, संधारित्रों की स्थिति ऊर्जा को U से हम दर्शाते हैं, तो ऊर्जा कितना दिया है, 10 जूल दिया है। ओहो 10 जूल दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है आवेश का मान। आवेश, तो आवेश का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। आवेश का मान ज्ञात करना है तो देखिए 2 चीजें हमें दिया गया था, चलिए हम आवेश का मान ज्ञात करेंगे। Q इंटू भी होता है, क्या हम करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। हाँ, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, मतलब संधारित्रों की ऊर्जा, चलिए संधारित्रों की ऊर्जा। तो बाबू हम क्या जानते हैं, संधारित्रों की ऊर्जा का एक फॉर्मूला जानते हैं। यह हम देखिए संधारित्रों की ऊर्जा का 3 फॉर्मूला हमने बताया है। एक तो हाफ CV², एक ये बताया है, और दूसरा होता है एक क्या होता है, U = हाफ और V × Q, ये हमारा होता है V × Q², V × Q होता है। तो ये हमारा दूसरा एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। V × Q ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो ये हमने लिख दिया। तो 2 फॉर्मूले हमने, तो 3 फॉर्मूले, जब संधारित्रों की ऊर्जा जब पढ़ेंगे ना तो उसमें हमने 3 फॉर्मूले बताए हुए हैं। चलिए हमने 2 ही फॉर्मूले अभी हमें यूज हुए हैं, आगे भी और भी फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। तो ये हमारा हाफ लिख दिए। अब देखिए विभव है 2 विभव है ना, तो हम दोनों विभवों को अंतर कर देते हैं, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देंगे, तो 250 और -200। अब बाई गुणे क्या हो जाएगा, गुणे Q का मान कितना दिया है, Q का मान तो हमें ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है। ऊर्जा का मान दिया है 10 जूल, तो यहाँ पे 10 जूल लिख देते हैं। जब ऊर्जा का मान दे दिया है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये 2 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो 10 × 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 250 में से 200 चला जाएगा, तो 250 में से 200 चला गया तो 50 बचा, 50 अगर 1 में गुणा होगा तो ये 50 हो जाएगा, और गुणे Q हुए तो Q हो गया। अगर हम देखें तो ये 10 दूना 20 हो जाएगा, मतलब Q का मान अगर देखें तो ऊपर 20, और ये 50 इधर गुणा में होगा Q में, इधर आएगा तो भाग करा देगा बीच में, तो ये 50 आकर भाग करा दिया, तो ये पे Q से 1 0 कैंसिल, 20
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 2/5 हो गया। तो ये हमारा इतना कूलाम हमारा आवेश हो जाएगा। अब इसको चाहे तो आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। अब अगर चाहे तो एक दशमलव लेंगे तो एक दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा। तो 5 चौको 20 मतलब 4 बार में, तो 0.4 कूलाम भी हो सकता है आंसर, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। स्क्रीनशॉट, ओहो, चलिए जी, हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम देखिए, अब हम आपको ना होमवर्क भी देंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे पहले भी न्यूमेरिकल हमने करा दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना न्यूमेरिकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम अगला हमारा आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका मान हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का जो एक फॉर्मूला होता है ½ CV², ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। और C का वैल्यू होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएंगे, और ये 10⁸ 16। तो ये हमारे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया इतना कि 1/9 × 10⁻16, ये हमारा इतना आ जाएंगे जी। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है ना, यह वैल्यू आपको याद रखना है। इसका मात्रक याद रखेंगे, सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इसकी बीमा भी हमसे पूछा गया है, तो हालांकि हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, बट इसका बीमा भी आप याद रखेंगे, बीमीय सूत्र। इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा यहाँ पर L, और ये हमारा L, और ये ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, और T ऊपर ही है तो T2 हो जाएगा। तो L -2 और T2 ये हमारा हो जाएगा जी, ठीक है ना। चलिए, तो ये अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जो है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, 9 सेमी है जी, ठीक है। उसके बाद इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसका विभव क्या है, 1000 वोल्ट है। तो यहाँ पे ये हमें दो चीजें कह दिया है ज्ञात करना है, एक तो हमें धारिता का मान कह दिया है ज्ञात करने का, एक हमें आवेश का मान ज्ञात करने को कह दिया है। चलिए, वो हम दोनों ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन हल करते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे गोलाकार चालक के बात कह रहा है, तो हम लिखेंगे गोलाकार चालक की त्रिज्या। तो गोलाकार चालक की त्रिज्या जो कैपिटल R है, इसका मान दिया है 9 सेमी, ठीक है ना, यही ना दिया है जी। उसके बाद कह रहा है जिसका विभव 1000 वोल्ट है, तो यहाँ पे विभव का मान दिया है, विभव का मान V का जो मान दिया है वो क्या दिया है, 1000 वोल्ट दिया है, ठीक है, ये चीजें दे दिया है। अब हमसे कह रहा है कि इसकी धारिता की गणना कीजिए। तो धारिता की गणना कर लेंगे। सबसे पहले चलिए हम धारिता की ही गणना करते हैं। तो हम जानते हैं गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C = क्या होता है जी, गोलीय चालक की धारिता C = हम एक फॉर्मूला जानते हैं 4πε0 × R, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूले पर देखिए, इस फॉर्मूले पर अगर हम रखते हैं, हमें क्या चाहिए, धारिता C का मान चाहिए। 4πε0 का मान हम जानते ही हैं, और R का मान क्या है, यहाँ पे दे दिया है 9 सेमी। 9 सेमी को हम यहाँ पे मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 9 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पे C = यहाँ पे 4πε0 का मान होता है, 4πε0 का मान हो जाएगा 1/9 × 10⁹ 1/9 × 10⁹, ये हो जाएगा 4πε0 का मान।
आर का मान दे दिया है 9 इंटू 10⁻⁻², इतना दे दिया है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए 9, ये सब गुणा होगा तो 9 गुणे 10⁻⁻² हो जाएगा, और नीचे 9 और ये 10⁻9 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में 9 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, सी का जो मान बचा बाबू, सी का जो मान बचा वो क्या बचा, आप ही देख लीजिए। अब सी का मान क्या बच गया, ये 9 और 2 11 मतलब 10⁻⁻11, तो 10⁻⁻11 ये फैराडे, 10⁻⁻11 फैराडे ये किसका मान हो जाएगा, ये हमारा धारिता का मान हो गया। तो पहले हमने धारिता का मान ज्ञात कर लिए ना, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमें आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आवेश का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। आवेश का भी मान हम ज्ञात कराते हैं, चलिए देखिए कैसे होगा। तो चूंकि हम आवेश का मान हम जानते हैं धारिता, एक हम फॉर्मूला जानते हैं धारिता, धारिता C = क्या होता है, Q/V होता है, ये हमारा होता है धारिता C = Q/V होता है, ये नहीं होता है जी। अगर हम यहाँ पे ये करें कि Q = C × V हो जाएगा, Q = C × V हो जाएगा। आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये हमारा Q हो गया, ये C का वैल्यू दे दिया 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 हो गया। अब V का मान यहाँ पे क्या दिया है, V का मान 1000 वोल्ट दिया है, तो ये हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर हम देख लें तो ये 10⁻, क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 10⁻⁻8 कूलाम, 10⁻⁸ कूलाम क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा आवेश का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया, कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए फैराडे का धारिता का मान यहाँ पे और आवेश का मान यहाँ पे, ऐसे ही हमें सब कुछ ज्ञात करना है। एक एक क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे। अगला हमारा आता है 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने को कह दिया। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतना मीटर की त्रिज्या, इतना मीटर मतलब त्रिज्या का मान हमें दे दिया है। फिर से कक्षाओं में इतना मीटर प्रति सेकंड की चाल, चाल का मान हमें दे दिया गया है। और उसके बाद कह रहा है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करने को कह दिया है। क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोई नहीं जी, हम करेंगे। सबसे पहले ये त्रिज्या का मान दिया है कि त्रिज्या का मान हमारा इतना दिया है, तो हम लिख देते हैं हल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या r का मान कितना दे दिया है, 5 × 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, उसके बाद 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल, तो यहाँ पे हम चाल का मान हम दे रहे हैं, चाल का मान है, मतलब चाल को हम भी से दर्शा देते हैं, चाल या वेग कहें, तो ये 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये इतना हो गया। तो इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब हमसे कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण हमें ज्ञात करना, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण हमसे ज्ञात करने को कह रहा है, तो चुंबकीय आघूर्ण m = क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण m = क्या होता है, ½ होता है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं, एक चुंबकीय आघूर्ण का एक ये फॉर्मूला होता है जो है m = ½ EV/r होता है। अगर हम इस पर रखते हैं तो ये m का वैल्यू हो जाएगा, ये ½ हो जाएगा। ई का, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। और उसके बाद भी का मान हमें दे दिया है 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, और यहाँ पे r का मान है 5 × 10⁻11, 5 × 10⁻11 मीटर। इतना हो गया ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ½ और ये देख लीजिए, ध्यान से समझेंगे, 1.6 है, ये 2 है, ये 5 है। पहले इन दो सभी का गुणा करा लेते हैं, इनका देखिए
इसका गुणा करा लेते हैं, इसका और इसका, ये तीनों का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 में 1.6 का गुणा होगा तो ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 हमने लिख दिया। फिर ये देखिए अब इनका, अब ये हमारा हो गया ना, अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 19 10 टू द पावर -19 है, 10 टू द पावर 11, 19 और 11 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा। 30 में से 6 चला गया तो 26 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। तो ये हमारा 10 टू द पावर -20 हो गया, 24। अब उसके बाद m इक्वल टू ये हमारा क्या बचा, ये 60/2 हो गया है और इंटू 10 टू द पावर -24 हो गया है। और m इक्वल टू ये कितना हो गया, 8 2 8 है, मतलब ये 8 बार में 8 इंटू 10 टू द पावर 24। तो ये चुंबकीय आघूर्ण का मान जो हमारा आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -4, ये हमारा आ जाएगा। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आंसर हमारा हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम देखते हुए चलेंगे दोस्त, ठीक है ना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सभी क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते हुए चलना है। कह रहे हैं कि एक ही स्थान पर लगाया गया, ध्यान से समझेंगे, एक ही स्थान पर लगाया गया 5 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट मीटर के वैद्युत क्षेत्र में 5 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजरता है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना कीजिए। चलिए जी, वेग की गणना हम करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको हल करते हैं। सबसे पहली बात, इतना वोल्ट मीटर, देखिए ये वोल्ट मीटर कह दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हमारा दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र E का मान दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है। वैसे भी लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू है। ये मात्रक से भी हम पहचान लेते हैं, यही तो मात्रक, इसलिए मैं कहता हूँ याद कर लीजिएगा। 5 इंटू 10 टू पावर -2 वेबर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की बिना विचलित हुए गुजरता है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान है वो क्या होता है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इतना हो गया। चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन विचलित हुए तो इलेक्ट्रॉनों का वेग की गणना कीजिए। अब हमें यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ों का B और E का मान, E और B का मान दिया है और हमें वेग का मान गणना करने को कह रहा है। तो चलिए जी, बिना हम आसानी से इसको कर लेते हैं। तो हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेग v इक्वल टू क्या होता है, E/b होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अगर हम मान इस पर रख देते हैं तो v इक्वल टू क्या, E का मान है अगर हम देखें तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब b का मान 5 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। सॉरी, ये 5 से ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और ये 10 टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 4 है और ये 10 टू द पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना वेग हो गया, इलेक्ट्रॉनों का वेग मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का वेग का मान निकल गया है 10 टू द पावर 6। ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से ये सब फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझे तो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे कह रहा है कि
इतने सेकंड में, मतलब समय का मान इतना दिया है और चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की मान की गणना हमें करना है। तो चलिए जी, प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मान की गणना हम कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल में, तो यहाँ पे समय का मान दिया है, समय का मान कितना दिया है 0.1 सेकेंड। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स φ1 का मान दिया है 1 वेबर और φ2 का मान दिया है 0.1 वेबर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेरित, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित, फैराडे के द्वितीय नियम पढ़ेंगे ना, फैराडे के द्वितीय नियम से, तो फैराडे के द्वितीय नियम पढ़ेंगे तो फाई इजकल टू माइनस डी फाई बाई क्या होता है dt होता है। ये आप फॉर्मूला पढ़िएगा, जब फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित नियम पढ़ेंगे तो वहां पे ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। मतलब फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम पढ़ेंगे तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। अब इसको इस पर अगर हम फॉर्मूले पर लगाते हैं तो देख लीजिए, यह हमारा हो जाएगा E इजकल टू, ये माइनस है तो माइनस, और ये डी फाई क्या है, मतलब विद्युत फ्लक्सों में परिवर्तन। तो विद्युत फ्लक्स एक φ1 से φ2 हो जा रहा है, तो इसका विद्युत फ्लक्सों में परिवर्तन, तो φ2 माइनस φ1 करते हैं, और समय जो dt को ही डेल टी कहते हैं, तो समय का मान 0.1 दिया है, तो ये हम डेल टी ही अभी रखते हैं, अब मान रख देंगे। अब इसका मान अगर हम रखें तो φ2 का मान है 1 और φ2 का मान है 0.1 और φ1 का मान है 1 और डेल टी का मान है 0.1, तो 0.1 लिख देते हैं। यहाँ पे E इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 में से कितना घस जाएगा जी, 0.9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बाबू समझिएगा, ये पहले माइनस है तो माइनस दे दिए, और 0.1 अगर घटेगा 1 में से ना, तो ये माइनस 0.9 बचेगा, अब बाई 0.1 होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अब हो गया 0.9 और ये 0.1 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो वास्तव में अगर इससे भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये 9 क्या हो जाएगा हमारा, ये 9 हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा, जिसका मात्रक होता है वोल्ट। तो ये हमारा वोल्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए जी, एक ठीक इसी प्रकार के एक क्वेश्चन हम अभी आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, फिलहाल एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए कि एक कुंडली में स्वप्रेरकत्व इतना हेनरी है, तो कह रहा है 0.1 सेकेंड में कुंडली में धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर यहाँ पे घटकर 0 हो जाता है, तो कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान की गणना कीजिए। देखिए ये सेम टू सेम ही है, थोड़ा बहुत का अंतर है, डिफरेंट है, अगर ध्यान से समझेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात क्या कह रहा है, स्वप्रेरकत्व, यहाँ पे स्वप्रेरकत्व मतलब L का जो मान है वो कितना दिया है 3.0 का मतलब है वही 3 है, तो 3 × 10⁻³ हेनरी, ये है ना, इतना हमने लिख दिया। फिर 0.1 सेकेंड से कुंडली में, मतलब समय का मान यहाँ पे दिया है, समय डेल टी का जो मान दिया है 0.1 सेकेंड दिया है, ठीक है। और धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है, मतलब विद्युत धारा का मान जो है, धारा 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाता है, तो मतलब धारा I1 का मान है 5, पहले तो 5 एम्पियर था, और उसके बाद घटकर I2 का मान, मतलब दूसरा जो धारा है, अंतिम धारा, वो क्या हो जाता है 0 एम्पियर हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की मान ज्ञात कीजिए। तो कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, स्वप्रेरित
विद्युत वाहक बल। तो कुंडली में स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला होता है जो होता है E = -L और -L del I बाई del T। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है ना। मतलब ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। E = -L del I बाई del T। अब अगर हम इस फॉर्मूले पर लगाते हैं तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है। ये E हो गया, ये माइनस है, L का मान देखेंगे, L का मान है 3 × 10⁻3, तो 3 × 10⁻³ है, तो ये हमने लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, शक की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर, तो ऊपर वाला का अगर हम कहें तो ये डेल आई मतलब धारा में परिवर्तन, तो पहले धारा 5 एम्पियर से दूसरा इतना हो गया है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं तो 0 - 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और डेल टी, टी का वैल्यू कितना है 0.1 है, तो 0.1 कर देंगे। इतना हमने यहाँ पर कर दिया है। अब ये हमारा E = क्या हो जाएगा, -3 × 10⁻³ हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और ये 0 क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इतना हो गया ना। अगर हम चाहें बाबू, अगर हम चाहें तो ध्यान से समझेंगे, अगर हम चाहें तो ऊपर 10 और नीचे 10 का गुणा करा सकते हैं, बिल्कुल करा देंगे। अब क्यों ऐसा हम करा रहे हैं ये भी समझिएगा। ये E = -3 × 10⁻³ है, तो 10⁻³ हमने -3 हमने लिख दिया। फिर ये देखिए, ये 5 है, गुणे हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए -5 है, तो -5 अगर 10 में गुणा होगा तो -50 हो जाएगा, यही ना होगा जी। और ये 10 अगर 1.1 में गुणा हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब नीचे कोई 1 का कोई मतलब होता है जी, नहीं होता है, तो इसलिए हम हटा दे रहे हैं 1 को। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को हम हटा दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये माइनस और ये भी माइनस, ये गुणा में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस हो गया। और ये देखिए 3 है, और ये 50 को पास लिख देते हैं, तो 50 और गुणे 10⁻³ है। अब देखिए ये अगर हम करें तो ये 3 है, ये 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, 5 10 में 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 10⁻³ है। अब देखिए 10 के पावर कुछ नहीं है, तो 1 है ना, 1 है ही। तो अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और ये -3 में से 1 चला जाएगा तो -2 ही ना होगा जी। तो ये हमारा E का जो मान आ गया 15 × 10⁻², ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ट में आंसर हो जाएगा। ये हमारा बोल्ट में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बोल्ट में, हाँ विद्युत वाहक बल है ना, तो बोल्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। हाँ जी, तो देखिए अभी तक हम आपको सब कुछ करा रहे हैं और अब हम थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहे हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको देना भी चाहिए, इसलिए हम दे रहे हैं। अदरवाइज मैं चाहूँ तो करा भी सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप कुछ होमवर्क करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अपनी तरफ से, देखें कि हाँ मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप क्या करें कि इन क्वेश्चन को आप बुक से भी ढूंढ कर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। आप इसको नेट से भी मांगे, AI से भी मांगे, कैसे भी हो सके, बट इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हमें बताना है 18 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर एक 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है। नहीं आता है तो कमेंट में हमें बताइएगा। नेक्स्ट ये भी हमारा 20 नंबर, 3 हमने क्वेश्चन बता दिए आपको, ठीक है ना। 3 हमने क्वेश्चन, एक चौथा, ठीक है, एक पांचवा, ठीक है। इतना हम रहने देते हैं, इतना हम क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। ये हमारा आपके लिए होमवर्क रहेगा। इन सभी को लगभग 4 हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसको आपको कमेंट में हमें बताना है कि आपको आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ना इसका आंसर हम अपलोड कर देंगे। बट मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप ढूंढते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में इसको पढ़ने की प्रयास करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो क्लास 12 की स्टूडेंट है, इतना तो आ ही जाएगा। आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा जी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। हाँ जी, इंस्टा पे फॉलो करना में ना भूलें। किस पर? इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज हमारा ये कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल का 2 नंबर वाला सीरीज।
पूरे फिजिक्स की मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरी फिजिक्स का हमने 2 नंबर वाले प्रश्नों को करा दिया आज, सभी 2 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट। अब आइए आपसे हम मिलते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों के साथ, 3 नंबर वाले प्रश्न। तो अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट क्या करना है, फिजिक्स 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वीडियो लाइए। देखिए यही आपको सेम लिखना है, तभी हम आपको समझ पाएंगे कि हाँ आप चाहते हैं आगे का लाना। आपको क्या लिखना है, कमेंट में ये सभी को लिखना है कि फिजिक्स 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल लाइए, इतना करना है, ठीक है ना। ये आपको कमेंट में बताना है कम से कम मैं माफी चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा सर्दी हो गया है मुझे। 150 कमेंट आपको चाहिए, 151। अब कम से कम इतना स्टूडेंट अगर सपोर्ट करते हैं, 151 अगर स्टूडेंट ऐसा कमेंट करते हैं, मैं वादा करता हूं दोस्त, वादा करता हूं दिल से, मैं कल ही शाम को फिर से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। अब वादा करते हैं आपको सभी 3 नंबर वाले प्रश्नों को कराएंगे हम। बट मैं चाहता हूं कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं दिलों से, उतने ही दिल से या उससे भी ज्यादा और आप अग्रेसिव होकर, उससे भी और ज्यादा दिल में भावनाएं रखकर आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अब पूरी तरीके से आपको ये विश्वास होना चाहिए टॉपर बनना ही है, किसी भी हालात में अब अपने में टॉपर बनना है। मेहनत चाहे कितना भी करना पड़े, हम करेंगे जी, करेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों के साथ, यदि आपका कमेंट आता है तो। थैंक यू।